डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स से। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो आज इस लेक्चर्स की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स से। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी आपके ऐसे आते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट या सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग ओनली प्रॉपर्टीज एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। यानी सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना, यानी कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है। एक टाइप आपका ये होता है। दूसरा टाइप ये होता है कि आपको प्रॉपर्टीज भी यूज करना है और देन लास्ट में आपको जाके क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है। तो प्रॉपर्टी हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें प्रॉपर्टीज पता होगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका है कि इफ ईच एंट्री इन एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो। ईच एंट्री इन एनी रो और कॉलम, यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई भी एक कंप्लीट रो या कॉलम, जैसे मान लीजिए कि R1 रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं या कॉलम C1 के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हों तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपका जीरो। ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इफ ईच एंट्री इन एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जीरो होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज निकाल दिया है 80, और उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, आपका सेम आएगा। जैसे 2/2 का एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ABCD, इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हो तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, आपका AD माइनस BC आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आपका AD माइनस BC। अब जरा अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आपका AC और BD। अब इसका जरा सॉल्व करो तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, देखो तो सॉल्व करके यहाँ पे क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, AD माइनस BC आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो भी आपका रिजल्ट यही आया, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना आपने तब भी आपका रिजल्ट क्या आया, सेम आपका वही आया। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपका ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे R1 को आपने R2 कर दिया और R2 को आपने R1 कर दिया, तो उसका डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आपका वही आएगा, लेकिन क्या चेंज होगा, आपके आपका साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो R1 को R2 कर दीजिए, चाहे R2 को R1 कर दीजिए, या C1 और C2, यानी अगर दो रो को आप चेंज करते हो, आपस में इंटरचेंज करते हो, या किसी भी दो कॉलम को अगर आपस में आप इंटरचेंज करते हो, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल के डिटर्मिनेंट का नेगेटिव आपका हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं ABCDEF 1 2 3, ये नंबर ले लिया, दिस इज द डिटर्मिनेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे नोट करना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम R1 को R2 कर दें और R2 को R1 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे DEF ABC, थोड़ा बड़ा लिखते हैं यहाँ पे, DEF ABC, और R3 तो आपका एज इट इज है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो आप कैलकुलेट करोगे वो डिटर्मिनेंट, और इसका जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आपका हो जाएगा बस। तो ये है इसका रूल। तो आप रो को भी चेंज कर सकते हो, कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं देखता हूँ एक एग्जांपल आपको, यहीं पे हम कॉलम को भी चेंज करके देखेंगे तो भी आपका माइनस आएगा। जैसे देखिए C1 को हम C2 पे ले जाते हैं और C2 को C1 पे लेके आते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करते हैं ऐसे। तो देखिए BE2
AD1 और C3 को आप एज इट इज रहने दीजिए ऐसे ही। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके डिटर्मिनेंट का क्या होता है आपका, नेगेटिव आएगा। तो वही चीज़ कहता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब इसमें एक चीज़ और भी है, आपने एक बार इंटरचेंज किया, दोबारा अगर आप इंटरचेंज करते हो फिर से, तो क्या मिलेगा आपको, ओरिजिनल मिल जाएगा। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे C1 को C2 किया और C2 को C1 किया तो माइनस हो गया। अब मान लीजिए कि इसको फिर से हमें चेंज करना है, आपस में इंटरचेंज करना है, इसको आपको इंटरचेंज करना है। तो इसको जब इंटरचेंज करोगे तो फिर से वही रूल, माइनस करोगे तो ये आपका कॉलम यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, और फिर से माइनस आएगा एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो डबल अगर फिर से अगर आप इंटरचेंज करते हो तो फिर से क्या जाएगा आपको, ओरिजिनल ही आ जाएगा। जैसे ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकालते थे तो क्या मिलता था आपको, ओरिजिनल ही मिलता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर दो बार आप करोगे तो क्या मिलेगा आपका, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका थर्ड प्रॉपर्टी आपका ही हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी आपका कहता है इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका, जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हमने लिया A1 B1 C1, दूसरा भी आपका है A1 B1 C1, सॉरी यहाँ पे A1 लिखिए, और एक आपका है A2 B2 C2। तो जरा ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए आपके R1 और R2 दोनों क्या आपका आइडेंटिकल है, R1 इज आइडेंटिकल टू क्या हो गया आपका R2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। ये अगर प्रॉपर्टी अगर आपको पता रहेगा तो इस बेसिस पे आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो बिना सॉल्व किए हुए। प्रॉपर्टी को यूज करके देखोगे, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है और भी प्रॉपर्टीज हमारे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। यानी कि हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हम किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इफ़ del is equal to A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये हमने डेल मान लिया। एंड ये तो हमारा हो गया ओरिजिनल मैट्रिक्स, सॉरी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हमारा हो गया। डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, ट्रायंगल के समझिए, डेल डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर इस रो में R1 में K से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अब तो हमारा डेल डैश हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो KA1, क्योंकि इसमें क्या रहा है ना कि हर एक एलिमेंट में ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो रियल नंबर K, तो KA1 हमने इसको कर दिया KA2, सॉरी B1 है ना, KB1 KC1, यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इफ़ दिस डेल्टा इक्वल टू दिस एंड डेल्टा डैश इक्वल टू दिस, देन हमें प्रूफ करना है क्या, देन डेल्टा डैश इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा। ये आपका कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, यानी कि जो डेल डैश होगा वो क्या हो जाएगा आपका k टाइम्स ऑफ डेल। ये प्रॉपर्टी कहता है हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, इसका हम लोग जो है वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो क्या हो जाएगा आपका A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, इसके अलावा हमने एक्सपेंड किया A1, तो ये आप क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, मल्टीप्लाई B2 C3 माइनस C2 आ गया, माइनस ऑफ B1, इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दिस यहाँ पे आ गया, फिर इसको क्लोज करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये रिजल्ट आपका आ गया इसका, मैंने एरो दे दिया, यानी कि डेल इक्वल टू आपका है ये। अब आप निकालो डेल डैश, नाउ डेल डैश इज इक्वल टू, इसको भी एक्सपेंड करो, क्या लिखोगे यहाँ पे KA1 लिखोगे, क्या आएगा, यही चीज़ आएगा ना, B2 C3 माइनस B3 C2
माइनस KB1 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा आपका A2C3 माइनस A3C2 और प्लस KC1 क्या आएगा आपका A2B3 माइनस A3B2। क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ यही चेंज होगा ना। A1 की जगह पे क्या आ गया KA1, B1 की जगह पे क्या आ जाएगा KB1, C1 की जगह पे क्या आ गया KC1। ये दोनों रो तो आपका सेम है, तो इसलिए ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा एज इट इज। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ से K को कॉमन ले सकते हो सब में से, तो K को जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, ये A1 क्या आ गया B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 क्या आएगा आपका A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस ऑफ A3B2, और ये वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, डेल से। तो डेल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया आपका डेल, तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज 5 आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो किसी भी रो में किसी भी कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कोई चेंज नहीं आएगा, बस टाइम्स आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं C1 में तो भी आपका रिजल्ट क्या रहता है K टाइम्स ऑफ, C2 में करते K से मल्टीप्लाई तब भी आपका रिजल्ट वही रहता है, C3 में करते तब भी क्या रहता आपका वही रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रॉपर्टी, तो हम लोग जो है अब अगर ये पता है हमें तो डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं कहीं भी किसी भी रो में किसी भी कॉलम में अगर मल्टीप्लाई है किसी कांस्टेंट से, रिजल्ट क्या हो जाएगा डेल डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डेल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं हम लोग। एक करेक्शन आप यहाँ पे कर लेना B2C3, ये B2C3 ये मिस्टेक हो गया था B2C3। ठीक है B2C3, अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम रखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। इफ ईच एंट्री इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज रिटन एज द सम ऑफ 2 or more टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 or more डिटर्मिनेंट्स। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जो है दो सम के टर्म में दिखा हुआ, सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 or more वेरिएबल्स, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स का सम रहेगा उतने पार्ट्स में आपका डिटर्मिनेंट्स में हम उसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रो में ही हो, किसी भी रो में हो सकता है और किसी भी कॉलम में भी हो सकता है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेल इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है A1 प्लस मान लेते हैं यहाँ पे K मान लेते हैं A1 प्लस K कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ले लेते हैं B1 और C1, A2 प्लस K B2 C2, A3 प्लस K B3 एंड C3। ये हो गया हमारा डेल, इफ डेल इक्वल टू ये लेते हैं हम लोग। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम में करा था, हमने कॉलम में ले लिया C1 में हमने K को ऐड कर दिया। ठीक है, सम ऑफ 2 or more टर्म्स, हर एक C1 का जितना भी टर्म्स हैं वो सारे क्या हैं, दो टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 प्लस K, A2 प्लस K, A3 प्लस K। ठीक, तो इसको जो है हम जो है अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इफ डेल इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देन डेल डैश इज इक्वल टू, डेल डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो डेल डैश इज इक्वल टू लिखेंगे A1 B1 C1 A2, एक मिनट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपका एक हो गया प्लस प्लस। अब सेकंड वाला पार्ट कौन सा है K, तो K K K B1 B2 B3 C1 C2 C3, हम इस तरीके से भी जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी डेल इक्वल टू अगर ये है तो डेल डैश इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, दिस प्लस दिस, दोनों का रिजल्ट आपका क्या आएगा, आपका सेम आएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही था आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6। किसी में भी रहेगा तो उसको हम दो पार्ट में अलग कर देंगे, बाकी जो दो रिमेनिंग आपके जो कॉलम्स है वो एच डी सब में कॉमन रहेंगे। जैसे आप देखिए B1 C1 यहाँ पे भी ये दोनों आपका सेम है, बस ये आपका चेंज हो गया, दो पार्ट में आपका स्प्लिट हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 पे। ठीक है, इफ ईच एंट्री ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए रियल नंबर K, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो को या किसी भी एक कॉलम को अगर हम नंबर K से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एडेड टू द
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन अनदर रो और कॉलम, और मल्टीप्लाइड करने के बाद उसको किसी और रो या किसी भी कॉलम में ऐड करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको रो में ही ऐड करोगे, अगर आप कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉलम में ही ऐड करोगे। सिमिलर ऑपरेशन आपका होगा, ऐसा नहीं कि रो में मल्टीप्लाई किया आपने और कॉलम के साथ एडिशन करो, ऐसा नहीं। रो का मल्टीप्लिकेशन है तो रो में एडिशन होगा, कॉलम में मल्टीप्लिकेशन है तो कॉलम में ही एडिशन होगा। तो यहाँ फिर से रिपीट करते हैं, इफ ईच एंट्री ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर k and the resulting product is added to the corresponding entry in another row or column in the determinant, then the resulting determinant is equal to the original determinant। यानी कि इतना करने के बाद भी हमारे उस डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, यानी कि तब भी उस भी रिजल्टेंट हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, ओरिजिनल के इक्वल होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, देखिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लगता है कि थ्योरेटिकल चल रहा है, लेकिन जब तक प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं कि डेल इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, डेल डैश इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं क्या, R1 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, या R1 को हम चेंज करते हैं। देखिए कैसे, A1 B1 C1, या R1 को छोड़िए, हम नेक्स्ट लास्ट वाले करते हैं A2 B2 C2 A3 प्लस KA1। थोड़ा सा हमें इसको एक्सपेंड करना होगा, स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेना होगा हमें। ऐसा कीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A3 प्लस KA1 B3 प्लस K B1 और C3 प्लस K C1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा हमने किया है तो इफ डेल इक्वल टू दिस डेल डैश इक्वल टू दिस, देन डेल इज इक्वल टू डेल डैश, दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए क्या किया हमने, R1 आपका एज इट इज लिया, R2 हमने आपका एज इट इज लिया, और R3 में मैंने क्या किया, R3 को हमने क्या किया है, देखिए R3 को हमने चेंज कर दिया है किस में, अगर देखा जाए तो R3 को हमने चेंज किया है R3 प्लस के R1। ध्यान से देखिएगा, R3 को हमने क्या चेंज किया है, R3 प्लस के R1, यानी कि हमने R1 में A से K से मल्टीप्लाई किया, इस R1 में हमने क्या किया, K से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आया क्या लिखा हुआ था, रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन अनदर रो, यानी कि हमने R1 में K से मल्टीप्लाई किया और उसको हमने R3 में ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया कि R1 को K से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया किसमें, हमने R3 के साथ ऐड कर दिया, R3 आपका हो गया चेंज। ये ध्यान रहे आपको, हमेशा जिस रो को आप कन्वर्ट करते हो पहले वही रो लिखते हैं, ऐसा नहीं कि R1 प्लस R3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर हमने R3 को चेंज करा, हमने R3 को क्या कर दिया, इसका जो R3 था उसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया किसमें, R3 प्लस K टाइम्स ऑफ R1। अगर यहाँ पे R2 लिखते हैं तो R2 को चेंज करना था तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, R2 आएगा, वो भी लिख सकते हैं R2 टेंस टू, यानी R2 को चेंज करें किसमें, R2 प्लस के R1। तो यहाँ पे क्या होता है, A2 प्लस के A1 B2 प्लस के A2 सॉरी के B1 प्लस यहाँ पे हो जाता है C2 प्लस के C1 हो जाता है। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट पे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो रूल है 7 नंबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स मैट्रिक्स जब फाइंड आउट करना होगा तो इसी मेथड का सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रॉपर्टीज में। तो डिटर्मिनेंट के ऑपरेशंस में आपका ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होता है, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल C3 टेंस टू, तो C3 को पहले लिखेंगे और यहाँ पे लिख के टाइम्स ऑफ C1 C2 C3 जो C1 C2 कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे C3 और यहाँ पे R1 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कॉलम है तो कॉलम का ही चलेगा, रो है तो रो का ही ऑपरेशन आपका चलेगा। तो किसी भी रो में आप मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में आप ऐड कर सकते हो, रिजल्ट आपका डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि इफ डेल इक्वल टू दिस डेल डैश इक्वल टू दिस देन डेल इक्वल टू डेल डैश, दोनों का डिटर्मिनेंट आपका सेम आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 8।
if to each element of a row or column of a determinant be added the equimultiples of the corresponding elements of one or more rows or columns then the determinant remains unaltered। किसी भी रोज में या किसी भी कॉलम में किसी और रोज को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करते हैं, जैसे हम लोगों ने जो प्रीवियस जो आपका प्रॉपर्टीज था वही प्रॉपर्टीज आपका है, ठीक है ना, तो उस पर भी आपका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, आपका अनचेंज, यानी डिटर्मिनेंट आपका क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 प्लस LB1 प्लस LB2 प्लस LB3 प्लस MC1 प्लस MC2 प्लस MC3, और यहाँ करते हैं हम लोग B1 C1 B2 C2 B3 C3। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो इस वाले में क्या किया हुआ एक्चुअल में, और इसी से कंपेयर अगर हम करते हैं तो C1 में ऐड किया हुआ है L टाइम्स ऑफ C2 प्लस M टाइम्स ऑफ C3 किया हुआ है। देखिए इसमें L से मल्टीप्लाई किया हुआ है LB1 LB2 LB3 LB1 LB2 LB3, और इसमें M से मल्टीप्लाई किया हुआ है MC1 MC2 MC3, और सबको किस में ऐड कर दिया गया, आपका C1 में। तो C1 क्या हो गया, C1 प्लस L टाइम्स ऑफ C2 प्लस M टाइम्स ऑफ C3, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन जो यहाँ पे हुआ है एक्चुअल में ऑपरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि C1 इज टेंस टू, C1 को हमने चेंज किया C1 प्लस L टाइम्स ऑफ C2 प्लस M टाइम्स ऑफ C3। तो इसके जो पहले वाला जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी सही था, वहाँ पर 2 टर्म का लिया होता है, यहाँ पे किसने लिया हुआ 3 टर्म का। तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो और चाहे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपका सेम होगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है, देन द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी कि रिमेन्स आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी इस तरह का आपका चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखने होंगे, तभी इसके हेल्प से जो है हम लोग विदाउट एक्सपेंडिंग जो है हम लोग डिटर्मिनेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं। तो जनरली प्रॉपर्टीज़ का यूज आपका प्रूफ में आता है, प्रूफ करने के लिए या इवेल्युएट करने में भी कभी कभी आता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं इस पे, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। देखिए टर्म्स पहले ही आपका आ गया विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि आपको जो है एक्सपेंड नहीं करना है। तो जब एक्सपेंड नहीं करना है तो फिर क्या करना होगा, आपको प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूफ करना है बिना एक्सपेंड किए हुए, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक, तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन LHS, लेट डेल इज इक्वल टू, इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, A B C B C A C A B। अब जरा देखिए इसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करके हमें जो है ये चीज़ प्रूफ करना है, लाना है। अब जरा ध्यान से देखिए, कंपेयर कीजिए क्या क्या आपको मैच कर रहा है। मिडिल टर्म ऊपर का देखिए ये B है, यहाँ भी B है, दोनों जगह आपको B दिख रहा है, यहाँ पे B दिख रहा है। तो और यहाँ पे A और यहाँ पे क्या है, C है, यानी कि C जो है यहाँ पे आ रहा है और A कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस वाले केस में। तो अगर इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं कुछ तो मैच करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। हमें लाना कहाँ है, A लाना है, A आपको यहाँ पे दिख रहा है, और फर्स्ट वाले पे क्या लाना है, आपको C लाना है, तो C इधर दिख रहा है। यानी कि हम यहाँ पे इंटरचेंजिंग किसका करेंगे, C1 और C3 का, C1 और C3 को इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंजिंग का हम लोग रूल कैसे लिखते हैं, C1 को ऐसे भी हम लोग डायरेक्शन से लिख सकते हैं, C1 को C3 डबल एरो, यानी C1 कहाँ चला गया आपका C3 पे, C3 कहाँ जाएगा आपका C1 पे। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको आप यहाँ पे लिखो तो C A B, ये तो मिडिल वाला नो चेंज, यानी B C A, और इसको आप लीजिए यहाँ पे तो A B C, ये आपका एक प्रॉपर्टी यूज हुआ। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने का, तो क्या होता है आपका साइन चेंज होगा। तो साइन क्या चेंज होगा, यहाँ पे माइनस होगा, हम लोग देखा था ना साइन आपका चेंज नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आपका आ गया, पहला प्रॉपर्टी आपका यूज हो गया। अब देखिए, अब जरा मैच करते हैं, तो CBA तो आपका यहाँ पे आ गया। अब जरा देखिए यहाँ से सेकंड क्या है, BAC लाना है। BAC कहाँ दिख रहा है आपका, R3 में,
और ए सी भी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका R3 में। तो इन दोनों को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो कैसा रहेगा, अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं यानी कि R2 को R3 और R3 को R2, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो इंटरचेंज कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे किससे, R3 से, और R3 को R2 से। तो डेल इज इक्वल टू, माइनस साइन पहले से है, चेंज कर रहे हैं फिर से माइनस होगा, डबल दोबारा चेंज हो रहा है ना, फिर से माइनस, तो एक और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, सॉरी माइनस साइन यहाँ पे लिखेंगे, अब चेंज कर रहे हैं। तो R1 तो आपका एज इट इज रहेगा CBA, R2 और R3 को चेंज करना है। तो R2 कहाँ जाएगा आपका, R3 पे, और R3 कहाँ पे आएगा आपका, R2 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका BAC, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ACB, ये आपका। अब जरा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका CBAC यही लाना था आपका, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से जो हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करके बिना एक्सपेंड किए आपका रिजल्ट क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि हमें पहले कौन सा स्टेप लें, क्या क्या मैच कर रहा है और क्या क्या मैच आपका नहीं कर रहा है। जो मैच कर रहा है उसको आप रहने दीजिए, जो इंटरचेंज है आप उसको इंटरचेंज करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक सिंपल एक प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारा क्वेश्चन था। तो और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रॉपर्टीज को लिख कर क्रेडिट प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्वेश्चन जब तक हम सॉल्व करेंगे तब तो प्रॉपर्टीज आपका याद रहेगा। अगर आप सोचोगे कि प्रॉपर्टीज को एक बार रट लें बिल्कुल, तो उससे आपका प्रॉपर्टी कभी भी याद नहीं रहेगा। जब तक क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर्टी आपका माइंड में सेट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके और आगे, और तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू।